हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ALP 2025 में जो क्वेश्चन आया है, अभी जो इसका आंसर किया है, तो उसको सोल्व करेंगे। ये लेक्चर फर्स्ट है। इसमें मैं लेक्चर वाइज नहीं करा रहा हूँ, मतलब शिफ्ट वाइज नहीं करा रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसमें से जो भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अच्छे हैं और जो इसके टाइप रिपीट नहीं हुई है, मतलब रिपीट तो बहुत बार हुई है, ऐसा रखा है कि मतलब टाइप आपको क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन एक बार मिलेगा या मैक्सिमम 2 बार मिल सकता है। ठीक है, तो इस टाइप में हम छोटे छोटे लेक्चर करेंगे और ALP में जितने भी मतलब क्वेश्चन आए हैं वो सारे टाइप को आपको कवर करा कर दिया जाएगा। आप इसको निचोड़ के रूप में देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो होगी और 5-7 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। फिर अगला वीडियो जो आएगा उसमें 5-7 क्वेश्चन ऐसे कर करके 50-60 के आसपास क्वेश्चन होंगे टोटल, मतलब जो मैं छांटूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि 30-40 के आसपास रखूँ क्वेश्चन छांट के, और उसको सोल्व करेंगे। ठीक है भाई। तो और इसका जो PDF है, ये जो मैंने PDF बनाया है, उसका लिंक आपको, सॉरी, वो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। क्रक्स मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो आपको नहीं पता तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ से जाके उसको, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिवाइज के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो आप चैनल को जुड़ जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, और ताकि मैं कोई अपडेट भी देता हूँ तो आपको मिले वहाँ पे। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन ये है कि A और B ने क्रमशः 29,000 और 95,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। B 6 महीने बाद अपना निवेश निकाल लेता है। फिर C वर्ष की शेष अवधि के लिए 67,000 रुपये का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि कुल लाभ का 15% 6600 है तो B का लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रेशियो के इक्वल, है ना। कि प्रॉफिट जो किसी, मतलब किसी व्यवसाय का अगर प्रॉफिट वितरित होगा वो होगा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो में। ठीक, देखिए, तो मैं मानता हूँ यहाँ पे A, B और C मान लिया। ठीक है, A ने क्या किया, A ने 29,000 रुपये इन्वेस्ट किए। B ने कितना किया, B ने 95,000 रुपये इन्वेस्ट किए। और C ने कितना किया, C ने 67,000 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि B 6 महीने बाद अपना मतलब पैसा निकाल लेता है। तो और A टोटल 1 साल तक रहता है, तो A 12 महीना और B जो है वो 6 महीने में निकाल लेता है। तो ये 6 महीने तक, मतलब B 6 महीने तक एक्टिव रहा, और उसके बाद किसके साथ, मतलब लास्ट के 6 महीने में C एक्टिव हो गया, तो C भी 6 महीने रहा है। अब इसका रेशियो ले लेंगे यहाँ से, है ना। अगर मैं रेशियो लेना चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ, 6 दूना 12 और 6, सबसे 6 से सबको काट दिया, ऐसे रेशियो ले लेते। ठीक है, 000 से 000 सब कट जाएगा, कटेगा ना भाई। अब देखो, 29 दूना 58 और ये 95 और ये 67। ठीक है, ये आ गया किसका रेशियो, ये आ गया टोटल रेशियो प्रॉफिट का। ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। मुझसे ये पूछा गया है कि यदि कुल लाभ का 15% जो है वो 6600 रुपये है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 15% का वैल्यू 6600 है, 6600, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6600 बटा 15 और गुणे 100 हो जाएगा ना भाई। ठीक है, तो मुझे निकालना कहाँ, मुझे B का भाग निकालना है। तो B का भाग अगर निकालूँ मैं, तो B का भाग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 95 बटा, सबको ऐड कर देंगे, 8 5 13 और 13 7 20 के जीरो हाथ में 2, 5 और 9 14, 14 6 20 और 20 2 22, है ना। तो 220 में 95 टोटल, अगर मान लीजिए टोटल प्रॉफिट अगर 220 है सबको ऐड करने पे, तो उसमें से 95 प्रॉफिट जो है वो B का है। तो B कैसा निकालेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ टोटल प्रॉफिट मुझे कितना मिला है, 6600 बटे 15 और गुने 100। इसको काटेंगे तो 22 या 66, 20 30 मतलब कट जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 95 गुने 2 और गुने 100, 95 दूना 190, 190 पे 2 जीरो, तो 19,000 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक मीनार के शीर्ष से भूमि के एक ही तरफ, क्वेश्चन देखिए कि एक मीनार के शीर्ष से भूमि के एक ही तरफ इसी दो वस्तुओं का अपनमन कोण जो है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 450 है तो वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रहा है, जैसे मैं इसको फिगर आउट करूं तो ऐसे कर सकता हूं, जैसे ये मीनार हो गई और मीनार से दो बिंदुओं का अवनमन कोण दे रखा है, जैसे कि ये कोण ये दे रखा है और ये कोण ये दे रखा है। तो जो दूर वाला होगा वो छोटा कोण होगा और जो पास का होगा बड़ा कोण होगा। तो ये 60 डिग्री है, जैसे अगर इसकी बात करूँ तो ये 60 डिग्री है
और ये 30 डिग्री है। तो ये हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन मैंने खींच दिया, तो अब नमन कोण बराबर जो उन्नयन कोण होता है सो हो जाता है। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई 450 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई 450 मीटर मैंने लिख दिया। मैं इसको अगर नामांकित करना चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ पे A, B, C और D। ठीक है, तो मैं अगर tan C लगाता हूँ, tan C लगाता हूँ तो क्या होता है, tan C बराबर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर कितना है 450, और बेस कितना है, बेस है 20। ठीक, और tan C मतलब क्या हुआ, tan C का वैल्यू अगर एंगल में बात करूँ तो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको tan C की जगह पर tan 60 लिख सकता हूँ। tan 60 डिग्री है ना, बराबर 450 बटा 3, और 60 डिग्री का 450 बटा 20 है ना, और 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3। tan 60 डिग्री का √3 बराबर 450 बटा 20 है ना। तो यहाँ से 20 क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा 450 बटा √3। इसको और अगर शॉर्ट करना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 150 √3। ठीक है, सेम इसी तरह अगर मैं tan D की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 450 बटा BD है ना। तो यहाँ से अगर BD में निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, BD 450 इंटू √3, क्योंकि tan जो होता है tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो ये √3 से गुना होगा 450 √3 हो जाएगा। तो मुझसे पूछा गया है कि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि मुझे CD की वैल्यू निकालनी है ना, तो मुझे BD मिल गया 450 √3 और BC मिल गया 150 √3, तो यहाँ से CD निकल जाएगा BD माइनस BC। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 450 √3 माइनस 150 √3 बराबर 300 √3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, अब वो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक जीवा AB को इस प्रकार खींचा जाता है कि केंद्र O से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा एक वृत्त, ठीक, इसमें एक जीवा है AB, और बोला है कि जो मानते हैं यहाँ पे सेंटर है O, ठीक है, और O से जब इस पे लंबाई इसका जो त्रिज्या दे रखा है यहाँ पे, वो त्रिज्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और बोला है कि, और क्या बोला, त्रिज्या दे रखा 8 सेंटीमीटर और एक जीवा AB को इस तरह खींचा जाता है कि O से जीवा की दूरी, अच्छा O से मैं यहाँ पे M मान लेता हूँ, तो O से M की दूरी जो 6 सेंटीमीटर मुझे दे रखी है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब किसी जीवा पे शॉर्टेस्ट दूरी होती है केंद्र से तो वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया OAM। ठीक है, तो इसका हाइपोटेनस जो दे रखा है H वो 8 सेंटीमीटर है, और जो परपेंडिकुलर दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से मैं B निकालूंगा, B क्या आ जाएगा √h² माइनस P²। इसको मैं लिखना चाहूँ तो √64 8 के स्क्वायर माइनस 36, अगर मैं इसको घटा दूँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 में से 6 गया था तो 8, और 5 में से 3 गया था 2, तो √28। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 2√7 है ना। तो AM की वैल्यू मुझे निकला यहाँ पर, AM का वैल्यू निकला 2√7, तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू AM, क्योंकि AB जो है वो AM का 2 गुना है, इधर जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर है। ठीक, तो 2 इंटू M हो जाएगा, तो AM का वैल्यू निकला 2√7, तो AB का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2√7 बराबर 4√7। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर 4√7 हो जाएगा। अगला संख्या क्वेश्चन है कि यदि 15 संख्याओं का माध्य जो दे रखा है वो 25 है, और उनमें से एक संख्या 36.2 को हटा दिया जाता है, तो शेष संख्याओं का माध्य कितना होगा। देखिए जब 15 संख्याओं का जो माध्य दे रखा है, या एवरेज बोल सकते हैं कि 25 दे रखा है, तो मैं अगर ये मान के चलता हूँ कि अगर जो एक व्यक्ति जो गया है यहाँ से चला गया है, वो अगर सिर्फ 25 kg का ही जाता, तो आप समझिए बात को, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए कि जो व्यक्ति 15 kg का मतलब 25 kg का व्यक्ति है, और सबका जो 15 व्यक्ति है उन सबका जो एवरेज दे रखा है मुझे 25 kg दे रखा है, लेकिन बोला कि एक व्यक्ति जो 36.2 kg का था वो चला गया, तो नया एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति गया है अगर वो 25 kg का ही गया होता है यहाँ पे, तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि आप ऐसे समझो कि 5 kg के 4 व्यक्ति है, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज भी 5 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलो कि 5 kg का व्यक्ति चला गया, फिर भी 3 का भी एवरेज कितना होगा 5 होगा,
क्योंकि जो व्यक्ति गया है वो एवरेज वेट लेके गया है, तो इसलिए उसके जो बाकी का एवरेज है उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर व्यक्ति कम या ज़्यादा एवरेज लेके चला जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति 5 केजी का था लेकिन वो 7 केजी का वजन लेके चला गया, अगर एवरेज 5 है और 7 केजी का वजन लेके व्यक्ति चला गया, तो इसका मतलब हुआ कि 2 केजी वो एक्स्ट्रा ले गया एवरेज से, ठीक है। उसी प्रकार ये अगर 36.2 केजी ले रहा है, यहाँ पे 36.2 केजी का वजन ये लेके जा रहा है, तो एवरेज से कितना लेके जा रहा है? अधिक, 11.2 केजी अधिक ले जा रहा है ना। तो अगर मान लो कि ये टोटल सम है कोई चीज़ का, है ना, यहाँ पर सम मैं मानता हूँ, और सम में से कोई व्यक्ति 11.2 केजी वजन अधिक लेके चला गया, मतलब ये घट गया वजन, है ना। तो इसका जो असर पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा? जो बाकी रिमेनिंग है उस पर। तो अगर रिमेनिंग का मैं निकालूँ, रिमेनिंग का एवरेज क्या हो जाएगा? 25 माइनस 11.2, और रिमेनिंग कितना बचा है? रिमेनिंग 15 था टोटल, एक चला गया था, 14 बचा। 14 अट्ठे 112.8 हो जाएगा ना। तो 25 माइनस 0.8 हो जाएगा 24.2 सेंटीमीटर। अच्छा जो भी है सेंटीमीटर में दे रहा, हाँ 24.2 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया आपको? मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि मैंने देखा कि ये जो लेके गया है, वो जो 36.2 केजी आदमी गया है, वो एवरेज से कितना अधिक लेके गया है। तो मुझे पता चला कि 11.2 यूनिट अधिक लेके चला गया है। तो टोटल जो सम था उसमें से 11.2 यूनिट घट जाएगा, क्योंकि अगर एवरेज लेके गया होता वो, तो क्या होता कि उस पर एवरेज में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन एवरेज से अधिक लेके गया है, तो इस केस में क्या होगा कि जो 11.2 केजी है उसका इफेक्ट टोटल 14 लोग जो रिमेनिंग है उस सब पे पड़ेगा, क्योंकि वो अपने वेट से जो एवरेज वेट था उससे एक्स्ट्रा लेके चला गया। तो वैसे ही मैंने किया कि पहला जो एवरेज था वो 25 था, और 11.2 केजी जो लेके गया है वो 14 लोगों पे, मतलब 14 लोगों पे उसका असर पड़ेगा। तो एक व्यक्ति पर कितना असर पड़ता है, तो वहाँ पर मैंने एवरेज को घटा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि ए और बी ने एक व्यवसाय में 4:5 के अनुपात में निवेश किया और उन्होंने 54,000 का लाभ अर्जित किया। उन्होंने लाभ का आधा हिस्सा समान रूप में बांटा और शेष हिस्सा को अपने निवेश के अनुपात में बांटा। तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए ए है, यहाँ पे बी है, 4:5 के रेशियो में उन्होंने निवेश किया, है ना। तो प्रॉफिट का रेशियो भी 4:5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम का नहीं जिक्र किया गया, तो हम मान लेते हैं कि टाइम इक्वल रहा होगा दोनों के लिए। इसने बोला कि टोटल 5400 रुपये जो था, क्या लिखा हूँ मैं, इसने बोला कि टोटल जो 54,000 रुपये, 54,000 रुपये है, उसमें से क्या किया इन्होंने कि आधा भाग, मतलब 27,000 जो है इन्होंने आधा हिस्सा समान रूप से बांटा, है ना। यहाँ पर दे रखा है कि आधा हिस्सा इसने समान रूप से बांटा। मतलब ये हुआ कि 27,000 रुपये जो है वो आधा आधा दोनों को मिला। मतलब ए को भी मिला है 13,500 और बी को भी मिला है 13,500। लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है, जो 27,000 जो बाकी बच गए हैं, उसको क्या किया उन्होंने अपने जो निवेश के अनुपात में बांटा, मतलब 4:5 में बांटा। तो बी का लाभ पूछा है मुझसे, तो 13,500 तो ये होगा ही होगा, और 27,000 जो बचा हुआ रिमेनिंग उसका 5/9 भाग होगा, क्योंकि बी का जो निवेश किया है 5 यूनिट और ए निवेश किया 4 यूनिट, टोटल निवेश हो जाएगा 9, इसमें बी का भाग हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। 9 × 27 3,000 और 5 × 15, तो 13,500 और 5 × 15,000 हो जाएगा 15 13 28,500 रुपये इनको मिला, ठीक है, बी को। अगला क्वेश्चन ये है कि गोपाल ने अपने दो पोते 13 वर्षीय अक्षय और 14 वर्षीय अतुल के बीच 25,200 इस प्रकार वितरित करता है कि 23 वर्ष की आयु होने पर दोनों को बराबर राशि प्राप्त होगी। तब तक यह राशि बैंक में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा होगी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। गोपाल ने अतुल के नाम पर कितनी राशि रखी? देखिए 2 पिता है इसका, एक जो 13 वर्ष का है और एक 14 वर्ष का है, और जो मतलब मेच्योरिटी पीरियड है उस जो डिपॉजिट राशि का वो 23 वर्ष में जाकर पूरा होता है। देखिए तो मैं लिखता हूँ पहले किसका, पीछे लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ अतुल और यहाँ लिखता हूँ अक्षय, ठीक है, अक्षय लिखता हूँ। देखिए तो ये 14 वर्ष का है अतुल, तो उसको 9 साल लगेंगे, कितना 23 वर्ष पूरा होने में, मतलब इसको मेच्योरिटी पीरियड तक पहुँचने के लिए 9 साल लगेंगे। लेकिन जो अक्षय है वो 13 वर्ष का है, तो उसको मैच्योरिटी पीरियड तक पहुंचने के लिए कितना साल लगेंगे?
10 साल। आप समझ रहे हैं ना कि अगर अतुल 14 वर्ष का है तो उसको 23 वर्ष तक पहुंचने के लिए जब उसको पैसा मिलेगा उस समय उसको 9 साल लगेंगे अभी, लेकिन जो अक्षय है उसको 10 साल लगेंगे। तो अगर आप ऐसा समझो कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ कि आप ऐसा समझो कि अगर दोनों को इक्वल अमाउंट दे देगा तो जो जो सेकेंड वाला टर्म में इसको ज़्यादा पैसा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसको 1 साल का ब्याज ज़्यादा मिलेगा और इसको 1 साल का ब्याज कम मिलेगा, क्योंकि एक जो अतुल है उसको 9 साल का ब्याज मिलेगा और 9 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और जो अक्षय है उसको 10 साल का मिलेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि लास्ट में अगर इसको ए मिल रहा है तो इसको भी ए अमाउंट मिले, है ना, कि लास्ट में दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि मैं कौन सी राशि दूँ इसको अक्षय को कि 1 वर्ष बाद भी जो अतुल की राशि अभी दूंगा, जैसे कि मैंने माना कि यहाँ पे मैं के दे रहा हूँ राशि अतुल को, ठीक है, तो अक्षय को के से कम राशि देना पड़ेगा मुझे, ताकि के से कम राशि देना पड़ेगा मुझे ताकि 1 वर्ष बाद जाके ये के बन पाए, तब ना फिर इसको 9 साल इसको भी मिलेगा के से यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसको भी 9 साल मिलेगा के से यहाँ तक पहुँचने के लिए, समझ रहे। तो वो राशि कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो राशि हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि एक 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि 1 वर्ष में कोई राशि 10 से 11 हो जाएगी, है ना। 10% का मतलब क्या होता है कि अभी कोई राशि 10 है तो 1 साल बाद 11 हो जाएगी, है ना। तो 1 साल बाद 11 हो जाएगी। तो मैं ये मान लेता हूँ कि अगर अगर अक्षय को जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इसको थोड़ा स्पेस बचेगा, 2 मिनट रुक जाइए। आई होप कि जो मैं समझा रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए कि 10 की राशि थी 1 साल में 11 हो जाती, ठीक। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैंने क्या किया कि अक्षय को 10 यूनिट अमाउंट दिया और इसको 11 यूनिट की अमाउंट दिया। क्यों? क्योंकि अगर 1 साल बाद फिर अक्षय की राशि भी 11 हो जाएगी तो यहाँ से 9 साल इसको भी लगेगा ए तक पहुँचने में, इसके पास तो 9 साल ही है तो यहाँ पे 1 साल लगे, मतलब 9 साल में वो ए तक पहुँचेगा। तो मुझे जो राशि का वितरण करना है अक्षय और अतुल में, तो अतुल और अक्षय, तो अक्षय को अगर 10 यूनिट हम पैसा दे रहे हैं तो अतुल को मुझे 11 यूनिट पैसा देना पड़ेगा, तभी तो जाके लास्ट में जो 23 वर्ष के अंत में दोनों का अमाउंट बराबर प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि टोटल अमाउंट अगर 21 है तो उसमें अतुल का हिस्सा 11 है ना, 11 अतुल का निकालना था। अतुल के नाम पर कितनी राशि है, तो 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 21 की वैल्यू दे रखी है 25,200, 25,200। 21 से काटूंगा, 21 का 21, 21 दूना 42, 1200 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, सॉरी 1200 हो जाएगा। तो अतुल का हिस्सा कितना निकलेगा 11 यूनिट, तो 11 गुने 1200 बराबर 132,100, ठीक। ऐसा समझ में आ गया आपको। आई होप कि क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि पंकज, मीरा और अशोक ने 62,000 रुपये, 70,000 रुपये और 83,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 75,500 था। कुल लाभ का 14% दान में दे दिया और शेष राशि उनके बीच लाभ के अनुपात में वितरित किया गया। अशोक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन इजी है, बट मुझे इसके माध्यम से आपको एक कंसेप्ट समझानी है कि आप अगर आपको, चलो क्वेश्चन करता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। पंकज है, मीरा है और अशोक है, ठीक। पंकज मीरा है, सॉरी, पंकज है, मीरा है, अशोक है, ठीक है। 3 व्यक्ति है। एक ने 62,000 रुपये निवेश किए, दूसरे ने 70,000 किया और तीसरा ने 83,000 किया। अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ इसका तो 000 से 000 खत्म, है ना। तो 62/70/83। अब इससे मैं एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनेंगे कि देखिए कि मैं अगर 14% दान में दे देता हूँ कोई चीज़, तो या तो मैं टोटल में दान में दे दूँ कि जैसे मैं बोला, आप ऐसा समझिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको ऐसा कि अगर 100 रुपया है टोटल, ठीक है, आपने बोला कि ये है कि 2 व्यक्तियों में 1:1 में बटेगा, है ना। और आपने बोला कि 10% पहले हम दान दे देते हैं इसमें से और फिर दोनों का 1:1 में बांट देंगे, या जिसका जो इन्वेस्टमेंट उसके रेशियो में बांट देंगे। तो अगर इससे मैं करता हूँ कि पहले 100 में से 10% दान दे दिए तो यहाँ पर 90% बचा, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, नीचे वाला जो मैं लिख रहा हूँ। तो 90 बचा, फिर 90 को अगर 1:1 में बांटूँ तो 45 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है।
तो आपने क्या किया, आपने पहले दान दे दिया और फिर इसका दोनों को उसके जो रेशियो था प्रॉफिट का रेशियो उसमें बांट दिया। ठीक, एक तरीका ये है कि हमने क्या किया, पहले अगर 100% अगर वैल्यू दे रखी है तो मैं 1:1 में बांट ही दूंगा 50-50। ठीक है, और क्या करूँगा कि अब इसमें से अब इसको दान दे दूंगा कि 10% दान देने। जैसे मुझे पूछा कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, तो दोनों का 10-10% दान दे दूंगा। जैसे कि 5 में अगर 50 का 10% दान दे दूँ तो 5 हो जाएगा, तो अभी भी इसके पास 45 बचा, इसके पास 45 बचा। तो ये 2 सिनेरियो है। एक सिनेरियो ये है कि आप पहले दान निकाल देते हैं, दूसरा सिनेरियो ये है कि आप बांटने के बाद दान निकालते हैं। आंसर दोनों केस में सेम आता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए बस ये कंसेप्ट मुझे समझाना था कि आप बांट कर भी दान दे सकते हैं, या मतलब बांटने से पहले भी दान दे सकते हैं। लेकिन बांटने से पहले दान देने का ये लॉस है कि उसमें क्या है कि आपको गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, मैं पहले ही इसको दान दे मतलब पहले बांट देता हूँ, फिर उसका दान दे दूंगा एक्स्ट्रा निकाल के। देखिए, तो टोटल अगर इन्वेस्टमेंट मैं देखूँ यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब मुझे निकालना किसका, अशोक का हिस्सा निकालना है। तो अशोक का 83 है, तो अशोक का अगर हिस्सा मैं निकालना चाहूँ इसमें से कितना हो जाएगा, 83 बट्टा और 3 2 5 और 8 हो जाएगा, 3 2 5 और 6 2 13 13 8 21 21 215 है ना, 8 14 14 7 21। ठीक है, तो 215 हो जाएगा, 215 और टोटल कितना हिस्सा, 75। टोटल मतलब प्रॉफिट 75,500। तो यहाँ से मैं निकालूंगा किसका, अशोक का हिस्सा। अब इसको काटता हूँ, 5 से काट दिया, 5 का 20, 5 के 15, 5 से काटूँ 15 5 75 और 1 00। और कुछ कट रहा है क्या, जैसे ये 3 3 2 5 8 7 15 6 21। ठीक है, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15 कट गया और 15 5 75 1 00। ठीक है, तो जो ए का हिस्सा निकला है, सॉरी अशोक का जो हिस्सा निकला है वो निकला है कितना, 83 बट्टा 43 गुने 151 00। ठीक, अब बोला है कि अशोक का हिस्सा, लेकिन इसमें 14% दान भी देना था, तो मैं दान के बाद का हिस्सा निकालूँ इसका अशोक का, तो कितना हो जाएगा, 83 बट्टा 43 और गुने 151 00। और 14% अगर दान देता है तो कितना बचाता है, 86%। तो 86 बटा 100, इसको 00 से 00 खत्म, 43 दूना 86। इसको आप गुना कर लेंगे, कैसे करेंगे गुना, देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे यूँ डी लगा दिया, 3 लगाए 3 और 3 दूना 6, मतलब जो संख्या होगी उसके लास्ट में 6 होगी जो संख्या आएगी। लेकिन 6 2 संख्या में दे रखा है, एक ये भी दे रखा है एक ये भी दे रखा है, तो और क्या लगा सकते हैं, और कोई जुगाड़ लगा सकते हैं आप। चलिए जुगाड़ नहीं लगा सकते, गुना कर लेते हैं, पहले गुना ही कर लेते हैं। आप कर लेंगे गुना, यही आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 साइन वाई कॉस वाई बराबर √9 साइन ए वाई, तो 10 वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं क्या करूँगा कि दोनों तरफ साइन वाई से भाग कर दूंगा। क्या करूँगा, भाग कर दूंगा। ठीक है, तो 6 साइन वाई में अगर साइन वाई से मैं भाग कर दूँ प्लस कॉस वाई में साइन वाई से भाग कर दूँ बराबर √9 को लग सकता है 3 साइन वाई बटे साइन वाई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन वाई साइन में खत्म, इस साइन वाई से साइन वाई खत्म, तो कॉस वाई अब बटे साइन वाई क्या होता है, कोट वाई बराबर ऊपर 3 -6, तो कोट वाई बराबर क्या हो जाएगा -3। आप ये भी जानते हैं कि जो tan होता है क्या होता है, tan वाई होता है 1 कोट वाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/-3 या -1/3। हो गया आंसर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बस थैंक यू कहना चाहूँगा आपको। और जो लाइक सब्सक्राइब आप लोग देख लेना आगे का, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को लाइक भी करेंगे। अगर कोई दोस्त आपका पढ़ रहा है तो उसका शेयर भी कर सकते हैं वीडियो। ठीक है, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डली हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाके टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और उसको ज्वाइन करके रखेंगे, ताकि और भी अपडेट अगर वीडियो आती है तो आपको इस चीज़ का अपडेट मिले। ठीक है, धन्यवाद। चलिए रखते हैं।